जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांशतः लोगों को ताज़े जल की आवश्यकता होती है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल एक अक्षय यानी अनंत संसाधन है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी पर जल की अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर 3/4 जल ही पूरा जल ही है। पृथ्वी पर जल के कितने स्रोत हैं? पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं। भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। जल का सबसे बड़ा भंडार किसे कहा जाता है? महासागर को। महासागर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? विश्व के कुल आयतन का 96.5% जल महासागर में पाया जाता है। जल संसाधन में क्या उपयोग है? लिखें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त सारे संसाधनों में जल की अलग ही महत्ता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अगला कोई जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। जल संसाधन का उपयोग विद्युत उत्पादन, वस्त्र उद्योग के लिए वृहत पैमाने पर किया जाता है। जल संसाधन का उपयोग बाढ़ नियंत्रण में मिट्टी अपरदन पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। जल संसाधन को नदी घाटी परियोजनाओं में बदलकर कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समन्वित रूप देने में विकसित किया जाता है। और सबसे पहले तो जल पीने के लिए उपयोग में आता है। जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जल का उपयोग निम्नलिखित किया जाता है। भोजन बनाने में, सिंचाई करने में, कपड़ा साफ करने में, पानी के लिए, नहाने में, बिजली उत्पादन में, पशुओं को धोने में, घर बनाने में इत्यादि। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? मानव अपनी कुशलता, क्षमता एवं आधुनिकता के सहारे नदियों के ऊपर बांध बनाकर इसके जल का उपयोग परिवहन, सिंचाई, बिजली उत्पादन, वन्य जीव संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी अपरदन को रोक एवं पर्यटन, सामाजिक आदि कार्यों के लिए संपादित करती है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी एक योजना से विशेष उद्देश्यों की पूर्ति को हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। किसने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लिखें। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। इनसे पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसने न तो केवल विस्थापित लोग बल्कि वैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, 2.5 लाख पुनर्वास के लिए भूमि, सरदार सरोवर की ऊंचाई को कम किया जाए, पर्यावरण की समस्या। यह आंदोलन मुख्य रूप से एक बांध के निर्माण को लेकर के शुरू हुआ था, जिस बांध का नाम सरदार सरोवर बांध था, जिसका शिलान्यास नेहरू जी ने अप्रैल 1961 में किया। ऐसा प्रस्ताव था कि इस बांध की ऊंचाई 130 मीटर था। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य था बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों के सरकार द्वारा दी जा रही थी राहत कार्यों को देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना पड़ गया। जिन लोगों का बांध निर्माण में परेशानियां हो गई, यदि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई और न उन्हें कोई परामर्श लिया गया, तभी से मेघा पाटकर एवं उनके सहयोगियों और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और 88-89 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटलेकर। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के क्या कारण थे? किसी विशेष नदी का जल 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर जब बहती है, तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस में मतभेद या वाक्य शुद्ध होते रहते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं। जैसा नर्मदा एवं इसके सहायक नदियों की पानी को लेकर कुछ 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल उपयोग को लेकर सहमति बन पाई और विवाद शुरू हो गया। और इस विवाद से बचने के लिए 1969 ईस्वी में जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना की गई। जल संकट क्या है? स्वीडन के जल विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार किसी भी देश अथवा प्रांत में प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल की उपलब्धता को जल संकट कहते हैं। वर्तमान में भारत प्रति व्यक्ति 1300 घन मीटर जल की उपलब्धता है।
जल पीने के साथ साथ और भी बहुत से कामों में उपयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय जल नीति कब बनाया गया? जल संकट से निपटने के लिए सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, उपाय बताएं। जल संरक्षण को प्राथमिक संसाधन कहते हैं। जल को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जिससे मानव अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं को जल द्वारा सुनिश्चित करता है। अतः जल को प्रदूषित होने से, व्यर्थ खर्च होने से अथवा जल चक्र की स्थिति बनी रहे, इस हेतु जो भी हम मानवों द्वारा बचाव के कार्यक्रम या उपाय किए जाते हैं उसे जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण अथवा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम अपने स्वयं में यह एक प्रण लेना चाहिए कि जल को व्यर्थ बर्बाद न करें। दूसरा, जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए ताकि वर्षा के जल को बचाकर रखा जाए। घर के आसपास अथवा प्रति जमीन में यथासंभव वृक्ष लगाने चाहिए। तकनीकी विकास अथवा ऐसे उपकरण का उपयोग करना चाहिए जिससे जल का अत्यधिक उपयोग हो सके, जैसे ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म अधिकाधिक उपयोग हो सके। ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे एवं सिंचाई करने तथा सीढ़ीनुमा खेती पद्धति अपनाने से। कृत्रिम उर्वरकों को स्थान पर जैविक तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण पुनः चक्रण की विधि उल्लेख करें। वर्षा जल की मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्षा जल के कारण ही नदियों, तालाबों, पोखर, नहर आदि जल स्रोतों में जल को संग्रहित कर कृषि से संबंधित आंतरिक एवं बाहरी कार्य के लिए उपयोग लिए जाते हैं। वर्षा जल के फलस्वरूप ही मिट्टी में नमी बनी रहती है एवं सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा से राहत मिलती है। वर्षा जल का संरक्षण एवं पुनः चक्रण की विधियाँ। वर्षा जल की पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदी की धारा की रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे कुल या धूल कहते हैं। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जैसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीर अथवा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य के ही वीरानो, जलोढ़ी और बाडोर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे टाका कहते हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में छत पर जल संग्रहण की व्यवस्था की जाती है। अगला है सोन परियोजना क्या है, बताएं। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अत्यधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था। इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई है। इसका कुल लंबाई 130 वर्ग किलोमीटर है। पूरब की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इस रूप में इस नहर की पश्चिमी शाखा में 3 उपशाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर तथा दूसरी शाखा बक्सर जिलों की सिंचित करती है। तीसरी शाखा का प्रभाव चौसा क्षेत्र में है। इस प्रकार ये त्रिशाखाएँ रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर तीनों जिलों को प्रभावित करती है। सुविकसित रूप में यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। सोन परियोजना कब शुरू हुआ? 1974 में। किसके द्वारा सोन परियोजना की स्थापना की थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारत की नदियों को प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। भारत के नदियों का देश कहा जाता है। प्राचीन काल से ही वर्तमान से तक बहुत सारी नदियाँ सदा वाहिनी, परंतु सभ्यता और संस्कृति के आधुनिकीकरण के कारण हमारे देश में कई प्रकार के प्रदूषण स्वरूप है। भारत में नदियों को प्रदूषित होने के निम्नलिखित कारण कल कारखानों और उद्योग से निकलने वाले दूषित जल, कचरा एवं अवांछनीय तत्वों को नदी में सीधे प्रवाहित कर देते हैं। नदियों में मृत पशु पक्षियों को डालने से, मवेशियों को नहलाने से, गंदी नालियों को जोड़ने से प्रदूषित होता है। अत्यधिक उर्वरक का उपयोग कर वर्षा जल उर्वरकों के साथ लेकर नदी में समाहित हो जाता है, जिससे विषैली भी हो जाती है, नदी विषैली भी हो जाती है।
कुल प्रतिशत का कितना प्रतिशत बिजली खपत किया जाता है? 22%। चिपको आंदोलन क्या है? टिहरी बांध के कारण हजारों हजार वृक्ष काटे गए, सैकड़ों गांवों को जल समाधि लेनी पड़ी। वृक्ष नहीं काटे गए तो काटे जाएं, इसी के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी और उनके साथी पेड़ में चिपक जाते थे और उस पेड़ को काटने से रोकते थे, लेकिन सरकारी निर्णयों के आगे चिपको आंदोलन विफल हो गया। वृक्ष तो काटे ही गए, गांव के गांव खाली करने पड़े और वहां के लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। समुद्री जल के क्या लाभ हैं? समुद्री जल चूँकि खारा होता है, अतः यह हमारे किसी उपयोग में नहीं आता। उसमें मछलियों की प्राप्ति होती है, जो हमारे भोजन का अच्छा अंश है। इसमें अनेक गरीबों को रोजगार मिलता है। विदेश व्यापार में समुद्र हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। बड़े बड़े जहाज़ समुद्रों में ही चल पाते हैं, जिसमें भारी और अधिक सामानों को एक देश से दूसरे देश में भेजने में सुविधा होती है। समुद्रों में खनिजों का भंडार भी है। हमें नमक की प्राप्ति समुद्र के जल से ही होता है। विश्व में कितनी बड़ी नदियां हैं? उन नदियों में से भारत में कितनी नदियां, उनका स्थान बताएं। विश्व में 10 बड़ी नदियां मानी गई है, जिनमें भारत में 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें ब्रह्मपुत्र का स्थान 8वां है तथा गंगा का स्थान 10वां है। गंगा नदी के जल की खूबी यह है कि वर्षों वर्ष घर में रखने पर के बावजूद इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की खूबी यह है कि वह 3 देशों से होकर बहती है। यह तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और भारत से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जल संसाधन की दुर्लभता को दूर करने के लिए सरकार ने कौन से कदम अपनाए हैं? जल संसाधन की दुर्लभता को दूर करने के लिए सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की। 2002 में पुनः इसमें संशोधन किया गया। इस नई नीति के तहत सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं को अपनाने की स्वीकृति दी। जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाएं, प्रदूषित जल का पुनः चक्रण कर उसे स्वच्छ बनाएं। इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय बिहार। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।